हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एवरीवन वंस अगेन ऑन आवर चैनल लर्नोपीडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार आपको लर्नोपीडिया पे बहुत सारे कंटेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, स्पेशली क्लास 10 के स्टूडेंट्स को, चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे वो एसएसटी की बात हो, और जल्दी ही आपको इंग्लिश और मैथ्स के भी फैकल्टीज हमारे चैनल लर्नोपीडिया पर मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा आप सभी ने थंबनेल देख के जान ही लिया होगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में सिविक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म, उसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उसी रिमेनिंग टॉपिक्स को हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। और इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के अभी और भी आपके पार्ट्स आएंगे जिसमें जो और भी टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पार्ट 3 में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि आज का टॉपिक क्या है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने फेडरलिज्म के बारे में जाना कि फेडरलिज्म किसे कहते हैं। फेडरलिज्म मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स को डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड कर दिया जाता है। इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोला जाता है। हमने पार्ट फर्स्ट में फेडरलिज्म के फीचर्स को भी कवर किया। पार्ट सेकंड जो मैंने अपलोड किया था, पार्ट सेकंड में हमने 2 रूट्स ऑफ फेडरलिज्म कवर किया, जिसमें हमने कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर दोनों के डिफरेंशिएट को अच्छे से कवर किया। तो उन दोनों पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दोनों पार्ट्स को जाके देखिए। और जितने भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप इजीली वहां से उसको जाके फाइंड आउट करके इजीली आप जो वीडियो आपको देखना देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब इस पर्टिकुलर पार्ट को स्टार्ट करते हैं और जो भी टॉपिक्स इस पे कवर करने वाले हैं मैं बता दूं आपको। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इसके बाद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट, इन सभी चीजों को इस पार्ट में हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ऐसी कौन सी चीज है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। तो इसको शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता दूं, इंडिया जिस पर्टिकुलर फेडरलिज्म रूट को फॉलो करता है वो है होल्डिंग टुगेदर। और मैंने आपसे बताया था कि होल्डिंग टुगेदर एक ऐसा रूट है आपके फेडरलिज्म का जिसमें सेंट्रल more powerful than state government and all state governments have uncertain or unequal powers। ये मैंने आपसे बताया था सेकंड पार्ट में कि इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करता है। सेकंड थिंग, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल ज्यादा पावरफुल होता है स्टेट के कंपैरिजन में, और सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर्स नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। और जितने भी ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉ मेक कर सकते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स पे एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कर सकते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट पे टैक्सेशन एंड लेजिस्लेशन का वर्क कर सकते हैं जो उनके अंडर में आएगा। और एक लेवल की गवर्नमेंट दूसरे लेवल की गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं करेगी। मतलब कि ना तो स्टेट सेंट्रल के सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर कर सकता है और ना ही आपका सेंट्रल स्टेट के सब्जेक्ट में इंटरफेयर कर सकता है। ठीक, तो चलो पहले इसको देखते हैं। इसके बाद जब मैं सेंट्रल लिस्ट मींस यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट को बताऊंगा इस वीडियो में, तो आई होप आप लोगों को वो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। ओके, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इजीली हमारी पर्टिकुलर कंट्री में जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हुआ है वही इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है। यहां पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज है। सेंट्रल अपने सब्जेक्ट पे वर्क करता है, स्टेट अपने सब्जेक्ट पे वर्क करता है, और लोकल बॉडीज के जो सब्जेक्ट होते हैं उस पे आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर वर्क करते हैं। ठीक, तो देखते हैं थोड़ा सा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी यूनियन ऑफ स्टेट। आप लोग ये याद रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आगे ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन वर्ड का यूज कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस वर्ड का यूज हुआ है, इंडिया टू बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसके बाद आपको एक चीज और बता दें, लेकिन हमारा जो यूनियन है ये किसके प्रिंसिपल बेस्ड है, ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस वर्ड का यूज होता है वो है यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक, एक और चीज, और हमारा जो यूनियन है, हमारा यूनियन किसके प्रिंसिपल बेस्ड है, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और फेडरलिज्म आप सभी को पता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब आगे, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट बिकॉज द पावर ऑफ गवर्नमेंट डिवाइड वर्टिकली इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट।
हमारे पर्टिकुलर कंट्री में क्या हुआ, हमारे पर्टिकुलर कंट्री में ये हुआ है कि जो पावर्स थी उसको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, और सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट पे वर्क करते हैं। लेकिन जो आपकी लोकल बॉडीज का सब्जेक्ट है, मतलब कि जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट पे लोकल बॉडीज ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करती है, ना ही टैक्सेशन का और ना ही लेजिस्लेशन का। जो भी वर्क आपके लोकल बॉडीज के सब्जेक्ट मतलब कि कंकरेंट लिस्ट पे होता है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर अपने रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो चलो अब जानते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपका यूनियन लिस्ट क्या है, और उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट इन लिस्ट में नहीं आते तो वो सब्जेक्ट किस लिस्ट में जाते हैं और वो लिस्ट है कौन सी। तो चलिए वन बाय वन सभी लिस्ट को कवर करते हैं और ये जानते हैं कि इनमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और इन सब्जेक्ट्स पे गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का या लेजिस्लेशन का वर्क कौन करता है। तो चलिए देखते हैं। एक और चीज, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप मुझसे कांटेक्ट करके किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपके कंकरेंट लिस्ट क्या है। ओके, तो चलिए देखिए लिस्ट को अब हम कवर करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 लिस्ट है, ठीक है। एक ऐसा लिस्ट है जिसपे यूनियन गवर्नमेंट आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन और टैक्सेशन का वर्क करती है। एक आपकी स्टेट लिस्ट है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट आपके लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करती है। और एक आपकी कंकरेंट लिस्ट है मतलब कि लोकल बॉडीज, आपकी पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी, जो ये लोकल बॉडीज है आपकी, लोकल बॉडीज के अंदर में 47 सब्जेक्ट्स हैं और इस पे क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और लेजिस्लेशन का वर्क स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट अपने रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक, तो आओ वन बाय वन तीनों लिस्ट को कवर करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। ठीक, अब देखिए यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स आते हैं। ओके, और कैसे सब्जेक्ट? ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसका नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता है, ऐसे सब्जेक्ट जिनका नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता है, वो सारे सब्जेक्ट आपके यूनियन लिस्ट के अंडर में आते हैं। और इन सब्जेक्ट्स पे आपके केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट को ही अथॉरिटी है कि वो टैक्सेशन, लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करे। ठीक, वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? लाइक डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग एंड फॉरेन अफेयर्स। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपकी यूनियन गवर्नमेंट ही केवल एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और लेजिस्लेशन का वर्क कर सकती है। ठीक, तो याद रखिएगा यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं और ये कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में आपके 66 सब्जेक्ट्स हैं और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लोकल इंपॉर्टेंस रखते हैं और इन सब्जेक्ट्स पे केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी होती है कि वो टैक्सेशन का, लेजिस्लेशन का और एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करें। वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी, सेकंड आपका एग्रीकल्चर और थर्ड आपका लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक, तो याद रखिएगा कि ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जिनके लोकल इंपॉर्टेंस होते हैं उन पर एडमिनिस्ट्रेशन का, टैक्सेशन का और लेजिस्लेशन का वर्क कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? 66, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए जो आपका थर्ड लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, लोकल बॉडी के अंडर में जो लिस्ट आता है वो आता है कंकरेंट लिस्ट। लेकिन कंकरेंट लिस्ट पे आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपने रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन का वर्क करते हैं और इसके अंडर में आते हैं 47 सब्जेक्ट्स और ये सब्जेक्ट्स आपके कॉमन इंपॉर्टेंस रखते हैं जैसे कि एजुकेशन, ट्रेड यूनियन एंड फॉरेस्ट। ओके, एक और चीज आपको बता दें कि लोकल गवर्नमेंट भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक जो आपके अर्बन एरियाज में वर्क करता है और एक आपके जो रूरल एरियाज में वर्क करता है। अर्बन एरियाज में वर्क करने वाली बॉडी को हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटी और रूरल एरियाज में वर्क करने वाली बॉडीज को हम कहते हैं पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज के अंडर में आपके 29 सब्जेक्ट्स आते हैं और म्युनिसिपैलिटी के अंडर में आपके 18 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक, आपको पता है जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया वाला टॉपिक हम कवर करेंगे कि 1992 के बाद किस तरीके से लोकल बॉडीज को इफेक्टिवली वर्क कराया गया, तो वो 2 अमेंडमेंट हुए थे, उसको याद रखना। अमेंडमेंट 73 आपके पंचायती राज से रिलेटेड था और अमेंडमेंट 74 आपके म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड था और ये दोनों ही अमेंडमेंट आपके 1992 में हुए थे। इस टॉपिक को भी इसी पर्टिकुलर चैप्टर के जब चौथा या 5वां पार्ट बनेगा वीडियो का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, तब हम उसमें कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गया हो। अब एक और चीज आप जान लीजिएगा कि ना तो कभी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर करता है और ना ही आपका स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के सब्जेक्ट्स में
इंटरफेयर करता। ठीक है, फेडरल डिवीजन का यही फायदा होता है कि जितनी भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है वो केवल अपने गिवन सब्जेक्ट्स पे वर्क करती है। एक और चीज, अगर कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को लेकर आपके स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोई विवाद हो जाता है, कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट आपके स्टेट के पास चला जाता है, उसको आपका सेंट्रल प्रिवेल कर लेता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर कंकरेंट लिस्ट में जो गिवन सब्जेक्ट है 47, अगर इन सब्जेक्ट्स को लेकर आपके स्टेट और आपके सेंट्रल के बीच में कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट कौन प्रिवेल कर लेता है? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक, अब एक और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं तो वो कहां जाते हैं? तो वो आपके जाते हैं रेसिडुअरी लिस्ट में। तो चलिए जानते हैं कि रेसिडुअरी लिस्ट क्या है, उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कौन आपके रेसिडुअरी लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे वर्क करता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं रेसिडुअरी लिस्ट को। मैंने आपसे बता दिया कि हमने क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कवर कर लिया, लेकिन उन तीनों लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं वो कहां जाते हैं? रेसिडुअरी लिस्ट में। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस समय में जो भी सब्जेक्ट्स हमारे पास थे उन सब्जेक्ट्स को सेंट्रल लिस्ट में यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐसे बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स आए, तो उन सब्जेक्ट्स को कहां रखा जाता? तो उन सब्जेक्ट्स को एक सेपरेट लिस्ट बनाई गई जिसका नाम है रेसिडुअरी लिस्ट, और इनको यहां पे रखा गया। जैसे कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्रिमिनल लॉ, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके रेसिडुअरी लिस्ट में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो भी नए सब्जेक्ट्स आए उन सभी सब्जेक्ट्स को एक सेपरेट लिस्ट बनाई गई रेसिडुअरी लिस्ट, और उसमें उनको रख दिया गया। और इन पर्टिकुलर आपके क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स पे केवल और केवल आपकी यूनियन गवर्नमेंट को अथॉरिटी है कि वो लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कर सके। एक और चीज, आपके रेसिडुअरी लिस्ट में 54 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इन सभी बातों से ये पता चलता है कि हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में मोर पावरफुल है, क्योंकि अगर कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में कोई विवाद होता है, कोई कंफ्लिक्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट्स कौन प्रिवेल कर लेता है? यूनियन गवर्नमेंट। और दूसरी बात, यूनियन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहले से ही सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, 97 सब्जेक्ट्स। और तीसरी बात, यहाँ पे रेसिडुअरी लिस्ट में भी जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन पर भी किसकी अथॉरिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करता है, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होता है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, और सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर्स नहीं होती। ठीक, तो ये था पार्ट 3। पार्ट 4 इस चैप्टर का जल्दी ही आपको हमारे चैनल लर्नोपीडिया पर मिल जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और अगर नए विजिटर हैं तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, बी केयर।